आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल टॉपिक जो है उसको कंप्लीट एक सिंगल सिटिंग में फिनिश करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे उसको हम निमोनिक्स के थ्रू रिटेन कर सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? द ऑल कार्बन कंपाउंड्स इन ह्यूमन बीइंग आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। इन कार्बन कंपोनेंट्स के साथ यानी कि कंपाउंड्स के साथ लिविंग बीइंग के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं और जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी कंसंट्रेशन ह्यूमन बीइंग में ज्यादा है कि अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, इसको हम याद करेंगे। नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर प्रोपोर्शन इन साल्ट्स की ज्यादा होती है, बट कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट कम होते हैं। कौन से कम होते हैं? तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेसर कंसेंट्रेशन इन ह्यूमन एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट, दे आर साल्ट एंड मैगी। यानी कि जो चीजें हम रूटीनली यूज करते हैं, साल्ट मतलब नमक NaCl, और मैगी जो बच्चों में क्या बड़ों में, हॉस्टल में, सब जगह मोस्ट फेवरेट फूड है। तो इन्हीं चीज की कमी है एज कंपेयर टू द क्रस्ट, इसीलिए हम इनका रोज यूज करते हैं। तो याद करने का तरीका हो गया, साल्ट मतलब NaCl एंड मैगी से हमारा मैग्नीशियम। तो इन चीजों की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट हमारी बॉडी में कम है। एक एलिमेंट होता है सिलिका, यानी कि उसको हम ग्लास, तो ऑब्वियस है ग्लास का बॉडी में कोई यूज नहीं है, तो सिलिका जो है वो हमारी नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो ये हमारा पार्ट हो गया कि कौन सी चीज हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट कम होती है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखिए, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, आपने जो टिश्यू लिया उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको बर्न किया, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होके बाहर निकल जाएंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा विच इज नोन एज ऐश, उसके अंदर सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए हम एक टिश्यू लेंगे, लिविंग टिश्यू, उसको ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड के साथ उसके अंदर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसका एक स्लरी बना लेंगे मोर्टार में। उस स्लरी को एक चीज क्लॉथ से छानेंगे, यानी कि चीज क्लॉथ रखा, ऊपर से उस स्लरी को डाला, तो जो लिक्विड है उसके साथ कुछ पार्ट लिक्विड का नीचे सॉल्यूशन में आ गया और कुछ पार्ट उस चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया। दैट मीन्स कि वो चीज क्लॉथ में जो फाइन होल्स हैं उनके थ्रू उनसे छोटी पार्टिकल्स तो लिक्विड के साथ नीचे चले गए, यानी कि जो लिक्विड में सॉल्युबल थे, और कुछ पार्ट जिनका साइज उस चीज क्लॉथ के पोर से बड़ा था वो ऊपर रह गया। तो जो पार्ट ऊपर रह गया उसको नाम दे दिया रिटेंटेड, और जो पार्ट छन के सॉल्यूशन के साथ नीचे चला गया दैट इज नोन फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर बेसिकली एसिड सॉल्युबल चीजें जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें उनका साइज तो छोटा था तो उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 है, वो तो आपके छन के नीचे सॉल्यूशन में चले गए। तो इसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्मॉल साइज के होंगे, जिनका साइज जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 है। जो चीज क्लॉथ के ऊपर रह गए दैट मीन उनका साइज बड़ा था, उनको नाम दिया गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनका साइज यूजुअली, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यूजुअली 10,000 से ज्यादा था। दैट मीन इनका जो साइज था वो चीज क्लॉथ में जो पोर्स थे उनसे बड़ा था, इसीलिए वो ऊपर रह गया। तो इसके अंदर नॉर्मल जो हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड्स है एंड लिपिड्स है, दे आर, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है, इसीलिए ऊपर रह जाते हैं रिटेंटेड में। बट यहां पर एक और चीज आती है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा होता है, बट द लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 1000 होता है। तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, दैट मीन इनका साइज जो है वो पोर से छोटा था, तो इनको तो सॉल्यूशन में नीचे आना चाहिए था, बट ये ऊपर क्यों रह गए? तो ऊपर इसलिए रह गए क्योंकि जो लिपिड हैं दे आर द इनग्रेडिएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, और जब मोर्टार में जब स्लरी बनाई गई तो जो मेम्ब्रेन थी वो आपकी रप्चर हो गई, सारे ऑर्गेनिल्स की मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, और उन्होंने रप्चर होने के बाद छोटे छोटे वेसिकल्स बना लिए, एंड दीज वेसिकल्स दे वर वाटर इनसॉल्युबल, इस वजह से वो उस रिटेंटेट में ही रह गए, नीचे सॉल्यूशन में नहीं गए। मतलब कि इनका मॉलिक्यूलर वेट तो कम था, बट ये
चीज क्लोथ को पार नहीं कर पाए और रिटेंटेड का ही पार्ट बन के रहेगा। सो एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है कि रिटेंटेड यूजुअली मोर देन 10,000 मॉलिक्यूलर वेट वाली चीजें थी जो ऊपर रह गई थी, चीज क्लोथ से छन नहीं पाई थी। बट लिपिड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम था वो भी ऊपर ही रह गए, वो भी नहीं छन पाए। रीजन वेसिकल फॉर्मेशन, जो कि वाटर इनसॉल्युबल थे। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल की कंपोजिशन क्या है। तो इसकी जो पार्ट है हमारी बॉडी में, क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, दे आर ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ द बॉडी, साथ ही साथ वाटर जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक सिंपल बनाया वेट पेंसिलाइन। वैसे हम इसको पेंसिल कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन भी हमें याद करनी थी, इसलिए हमने इसका नाम रखा वेट पेंसिलाइन। तो वेट पेंसिलाइन में हमारा देखिए वाटर अप्रोक्सीमेटली 90%, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। 90 के बाद प्रोटीन्स, P फॉर प्रोटीन्स 10%, तो ये हमने इसको 90 से याद किया, इसको हमने 10 से याद किया। N फॉर न्यूक्लिक एसिड, इसका हाफ यानी 5 से याद किया। तो 5, 10, 90। उसके बाद नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं है। I फॉर आयरन 1, L फॉर लिपिड्स 2 एंड C फॉर कार्बोहाइड्रेट 3। तो ये हमारी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से कंपोजिशन ऑफ द सेल भी आ जाएगी वेट पेंसिलाइन। अब हम आगे आते हैं एमिनो एसिड्स पे। तो एमिनो एसिड क्या है? दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनका नाम ही आप देख रहे हैं, एमिनो मतलब इनके अंदर एक एमीन ग्रुप है, एसिड मतलब इनके अंदर एक एसिड ग्रुप है। एमीन ग्रुप है मतलब पहले आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे एमीन ग्रुप है और राइट साइड पे एसिड ग्रुप है। तो और ये दोनों के दोनों जो हैं सेम कार्बन पे रखे हैं, यानी कि सेम अल्फा कार्बन पे। दे आर ऑल सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का मतलब क्या हो गया? मीथेन का फार्मूला हो गया CH4। ये हमारा मीथेन हो गया। तो एक हाइड्रोजन हटा, एमीन आ गया, एक हाइड्रोजन हटा, एसिड आ गया, एक हाइड्रोजन एसएच रहा और एक हाइड्रोजन हटा तो आर ग्रुप आ गया। आर मीन वेरिएबल, हाइड्रोजन के बाद वाली जो हाइड्रोकार्बन की चेंज है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो वेरिएबल ग्रुप है। तो ये इसके सब्स्टिट्यूटेड है। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ये हो जाएगा ग्लाइसिन, यानी कि इसमें R इज रिप्लेस्ड बाय H, यानी कि 2 H आ जाएंगे और एक एमिनो एसिड आएगा। और एक और चीज साथ साथ क्लियर होती है कि ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, H होगा यहाँ पे R की जगह, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। 3 एमिनो एसिड का हमें नाम याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 3 का नाम दिया हुआ है। उन 3 को नाम हमें ऐसे गैस से याद रखना है, GAS, मतलब कि क्या क्या वेरिएबल चेंज होगा और ये बनते जाएंगे। तो पहला वेरिएबल यहां नॉर्मल H ही रहेगा। अगर H ही रहेगा इट इज ग्लाइसिन। H के बाद और इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है? जस्ट इसके बाद आता है हमारा मिथाइल ग्रुप CH3। अगर यहाँ पे R की जगह CH3 लग गया तो हमारा A फॉर एलेनिन बन जाएगा। और उसके बाद अल्कोहल यानी कि CH2OH लग जाएगा तो हमारा सीरीन बन जाएगा। तो हमें ये चीजें भी याद रखनी है कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड से जब हम R को रिप्लेस कर रहे हैं अलग अलग चीजों से, तो कौन से 3 जो हमें अमीनो एसिड इसके अंदर दिए हैं एनसीईआरटी में, उनके नाम भी याद हो जाएंगे। H रिप्लेस हो रहा है तो ग्लाइसिन, R इज रिप्लेस्ड बाय CH3 तो एलेनिन, एंड R इज रिप्लेस्ड बाय CH2OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप, इट इज सीरीन। तो गैस, अगर ये याद रहेगा तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। तो 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब अमीनो एसिड की टाइप क्या हो सकती है? अमीनो एसिड आइदर बेसिक हो सकते हैं या एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। अब हमें इनके एग्जांपल्स को याद करना है। तो बेसिक अमीनो एसिड्स, तो बेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बेस की डेफिनेशन होती है दे आर प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बेसिस आर, अगर केमिस्ट्री की तरफ से चलें तो बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो हमने वही यहां पे लाइन लिख दी कि बेस लव या एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो हमें इससे बेस के एग्जांपल याद हो गए। लव से हमारा हो गया लाइसिन, एक्सेप्ट से हो गया आर्जिनिन और प्रोटॉन के हाइड्रोजन एटम से हो गया हिस्टीडीन। तो ये जो 3 अमीनो एसिड हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर हम एसिडिक की बात करें
तो एसिडिक अमीनो एसिड के साथ नाम ही लगा रहता है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएंगे। और इनके अलावा इन 3 और 5 के अलावा जितने अमीनो एसिड्स हैं दे आर ऑल न्यूट्रल। तो हमें एसिड्स के बारे में पता चल गया। इसके बाद एक और चीज होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड। कौन से हैं? तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम से ही आप पहचान जाएंगे, आपने केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे जाके तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहां तो देखिए फिनाइल ग्रुप नाम ही आ रहा है, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम आते हैं लिपिड्स। The lipids are water insoluble कंपाउंड्स हैं ये। अब इनके लिए भी अगर हम देखें, लिपिड्स मतलब फैट्स, मतलब चर्बी, तो क्या क्या कितनी तरह के होते हैं? तो ये देखिए 4 तरह का क्लासिफिकेशन दिया है। सिंपल फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मिक्सचर ऑफ सिंपल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। बहुत आसान है याद करना, देखिए कितने आसानी से याद करेंगे। सिंपल फैटी एसिड्स का मतलब क्या है? दे आर सिंपल, इनके अंदर एक आर कंपाउंड है, कोई भी चेन है उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। तो अगर एक देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सिंपल फैटी एसिड में क्या अंतर है, तो देखिए कोई बेसिक कोई खास अंतर नहीं होता। ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और यूजुअली ये अनब्रांच्ड होते हैं, बस एक इतना अंतर है। तो दे फैटी एसिड क्या है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप अगर अटैच्ड है आर ग्रुप के साथ, देन दे आर फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड। अब हमें याद करना है कि कौन कौन से 2 एग्जांपल दिए हैं, पामेटिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। तो पामेटिक एसिड को हम पाम से याद करेंगे। पाम का मतलब हमारी पूरी पाम, और हमारी उंगली में अगर हम देखें तो ये जो फैलेंजेस है 1 2 3, यानी कि एक फैलेंज देखिए, ये एक फैलेंज बीच वाली और एक फैलेंज एक फिंगर में, ये 3 फैलेंज है, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, 3 फैलेंज की एक बनी है। तो 5 फिंगर में 5 चीजें 15 फैलेंग्स हो गई। पामेटिक एसिड है, इसमें पाम को भी ऐड कर दिया 16, यानी कि पामेटिक एसिड इज 16 कार्बन एसिड। अरेकिडोनिक एसिड इज 20 कार्बन एसिड। और ये जो सिंपल फैटी एसिड्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अगर इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, दे आर अनसैचुरेटेड। इफ नो डबल बॉन्ड देन दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी टाइप की जो लिपिड्स हैं दे आर नोन एज ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल को देखिए, ग्लिसरॉल में लास्ट में ओएल रखा है। ओएल का मतलब क्या है? ओएल का मतलब है अल्कोहल वाला पार्ट। तो ये क्या है? द ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन में अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं देन इट इज ग्लिसरॉल। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया CH, अगर हम यहां देखें CH3, CH2, CH3। एक हमने CH3 का H हटाया, उसकी जगह OH लगा दिया, फिर इस CH2 का OH हटाया, एक OH लगा दिया, एंड देन अगेन इस CH3 का एक H हटाया, OH लगा दिया। तो इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। देन हम आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर का मतलब क्या है? यानी कि सिंपल फैटी एसिड अगर ग्लिसरॉल के साथ मिक्स कर दिए जाए, एस्ट्रीफाइड कर दिए जाए, देन दे बिकम द मिक्सचर। तो मिक्सचर इज एस्ट्रिफिकेशन ऑफ सिंपल फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के एक OH को हटा के एक एसिड लगाया गया, देन इट इज नोन एज मोनोग्लिसराइड। 2 OH को हटाया और 2 एसिड लगा दिए, देन इट इज डाइग्लिसराइड। और अगर तीनों OH को हटाया और एक और एसिड लगा दिया, देन इट इज ट्राइग्लिसराइड। तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिक्सचर है, इस ग्लिसरॉल के OH को अगर हटाते जाएं और फैटी एसिड को यहां लगाते जाएं, एक लगाया तो मोनो, 2 लगाए तो डाई और 3 लगाए तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो जाते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल के साथ मिक्सचर बन जाते हैं फैटी एसिड के साथ। अब ये जो फैटी एसिड के साथ मिक्सचर बने हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग टेम्परेचर, ये 2 तरह के हो सकते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, जिंजरी ऑयल है, या लिक्विड टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, देन दे आर नोन एज फैट्स। इसके बाद जो लास्ट टाइप का जो लिपिड आता है दैट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड से आप समझिएगा, मैं इस लिपिड के अंदर फॉस्फर लगा है, तो फॉस्फोरस अगर है देन दे आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स, दे हैव फॉस्फोरस। और इसका एग्जांपल क्या है? लेसिथिन। अब इन सबको ये हमने समझ लिया, बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया हमने। पामेटिक एसिड और
अराकिडोनिक एसिड में देखा कितने कार्बन है, हमने डेफिनेशन देख ली। अब इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, एक बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है। हमने लिखा, ये तो हमें मालूम है कि कितनी तरह के होते हैं, बस उसी लाइन को हमने यहां लिख लिया कि सिंपल फैटी एसिड आर लव्ड बाय, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं बस उन्हीं का नाम यहां लिखना है, फॉस्फोरस, ग्लिसरॉल, मिक्सचर। तो सिंपल फैटी एसिड आर लव्ड बाय फॉस्फोरस एंड ग्लिसरॉल मिक्सचर। अब देखिए इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। एल फॉर लेसिथिन, व्हाट इज लेसिथिन, इट इज फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फोलिपिड, इसके अंदर फॉस्फोरस होगा एंड इट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है उसके अंदर फॉस्फोरस होगा, एग्जांपल हो गया लेसिथिन। देन सेकंड आ गया ग्लिसरॉल यानी कि फैटी एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारा हो गया। देन हम आते हैं मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब है मिक्सचर ऑफ सिंपल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे आर फैट्स एंड ऑयल्स। इसके बाद हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन कंपाउंड विद हीट्रोसाइक्लिक रिंग। इंपॉर्टेंट है, यहां भी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब हम यहां भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स के एग्जांपल होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स के एग्जांपल हैं कट यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब इसको हमें कैसे याद करना है, इनके स्ट्रक्चर को भी याद करेंगे, क्योंकि यहां तो नहीं दे रखा बायोमोलिक्यूल्स में, बट केमिस्ट्री में भी दे रखा है, और आगे जो चैप्टर आएगा डीएनए वाला वहां भी दे रखा है, तो यही इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्यूरिन, द नेम इज स्मॉल बट स्ट्रक्चर इज बिग। पायरिमिडीन, नेम इज बिग बस स्ट्रक्चर इज स्मॉल। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये प्यूरिन छोटा नाम है तो ये 2 रिंग्स का बनेगा, और पायरिमिडीन बड़ा नाम है तो इसका स्ट्रक्चर स्मॉल होगा यानी कि सिंगल रिंग होगा। तो अब हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर डबल रिंग वाला कंपाउंड है तो वो प्यूरिन होगा, और अगर सिंगल रिंग वाला कंपाउंड है तो वो पायरिमिडीन होगा। अब आगे और देखते हैं। इसके लिए हमें सिंपल एक लाइन याद करनी है, जिसके बाद हम चारों बल्कि इनफैक्ट 5 बेसिस के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर भी हम याद हो जाएंगे। क्या है वो लाइन कि CO ग्रुप इज एब्सेंट इन किसमें, A फॉर एब्सेंट एंड A फॉर एडेनिन। सिंपल लाइन, CO ग्रुप इज एब्सेंट इन एडेनिन एंड कट इन, यानी कि कट का मतलब है ये CO ग्रुप कहीं कटा हुआ भी है, और C फॉर कट है और C फॉर साइटोसिन है। तो बहुत सिंपल लाइन हो गई कि CO ग्रुप इज एब्सेंट इन एडेनिन एंड कट इन साइटोसिन। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज करके हम डिफरेंट उनको अमीनो एसिड को याद करते हैं। नाउ देखिए, प्यूरिन्स यानी कि ANG, स्मॉल नेम, बिग स्ट्रक्चर, 2 रिंग्स। पायरिमिडीन यानी कि कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। स्मॉल स्ट्रक्चर क्योंकि नाम बड़ा है, बिग नेम, स्मॉल स्ट्रक्चर मतलब सिंगल। अब यहां आते हैं, देखिए हमने क्या डेफिनेशन याद की थी कि CO इज एब्सेंट इन एडेनिन एंड कट इन साइटोसिन। अब अगर हम ये ग्रुप देखते हैं कि ये क्या है, इसका नाम हमें अगर देखना है तो देखिए इसमें 2 रिंग है, दैट मीन साइज बड़ा है, मतलब ये प्यूरिन हो गई, क्योंकि प्यूरिन का नाम छोटा है साइज बड़ा है तो प्यूरिन हो गई। प्यूरिन में या तो ये एडेनिन होगी या ग्वानिन होगी। तो हमने लेकिन जो लाइन यहां पढ़ी थी CO इज एब्सेंट इन एडेनिन, यहां देखिए एक भी CO ग्रुप नहीं है, देयर इज नो CO, दैट मीन इट इज एडेनिन। सिंपल। इसी स्ट्रक्चर में एक CO आ गया, यानी कि 2 ग्रुप तो ऑलरेडी थे, 2 ग्रुप थे, तो ये तो हमें समझ में आ गया पहले ही कि ये प्यूरिन है, क्योंकि साइज बड़ा है तो नाम छोटा प्यूरिन है। लेकिन इसके अंदर CO आ गया, CO एब्सेंट था तो एडेनिन था, प्रेजेंट है तो हमारा ग्वानिन हो गया। अब हम इन 3 पे आते हैं, यानी कि पायरिमिडीन्स पे। तो पायरिमिडीन्स पे हमने क्या पढ़ा था, बड़ा नाम तो स्ट्रक्चर छोटा होगा यानी सिंगल होगा, यानी कि ये तीनों सिंगल रिंग वाले पायरिमिडीन है। अब 1 बाय 1 हमने क्या चीज देखी थी कि दे आर कट इन साइटोसिन। कौन सा, CO ग्रुप इज कट इन साइटोसिन। तो अब हम इस पे एक पे ऐसे इसको कवर कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं तीनों का स्ट्रक्चर हमें एक सा दिख रहा है, तीनों सिंगल रिंग है, तो सिंगल रिंग है मतलब ये
पायरिमिडिन्स है। अब देखिए इसी डेफिनेशन के हिसाब से कि CO इज अ कट इन साइटोसिन, तो कट का मतलब है कंपैरेटिवली वो कटा हुआ है। तो यहां देखिए एक CO 2 CO, यहां देखिए एक CO 2 CO और यहां देखिए सिंगल CO, यानी कि एक CO को यहां काट दिया गया है। तो कट किसमें था? C फॉर कट एंड C फॉर साइटोसिन, दैट मीन इट इज साइटोसिन। तो ये भी सिंपल हो गया कि हमने साइटोसिन के स्ट्रक्चर को पहचान लिया इन तीनों में। अब बाकी दो बचे स्ट्रक्चर हैं, दे आर ऑल सेम, ये बिल्कुल सेम होंगे। इन दोनों में 2 CO है, इसमें भी 2 CO है, NH है, O है, NH है, NH है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया? इंपॉर्टेंट पार्ट ये आया कि एक यूरेसिल है, एक थायमिन है। तो अगर हम बैक चले जाएं, जो हमने पहले पढ़ा था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो हमारा पहला न्यूक्लिक एसिड था, जो पहला न्यूक्लिक एसिड था दैट वाज आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो था वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल था क्योंकि वो एक्टिव ग्रुप था। उसको धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ आरएनए से डीएनए बना। तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ? उसके अंदर 2 मॉडिफिकेशन हुए। एक मॉडिफिकेशन ये हुआ कि फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल लग गया, यानी कि 5 मिथाइल यूरेसिल बिकम थायमिन। तो डेफिनेशन ही अगर आपको याद है कि मिथाइल ग्रुप लगने से जो यूरेसिल था, जो आरएनए का बेस था, वो चेंज हो गया और वो बन गया थायमिन, यानी कि जो डीएनए आरएनए से बना उसमें स्टेबिलिटी आ गई। क्योंकि इस CH3 की वजह से जो आरएनए से जो डीएनए बना दैट वाज मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, सो लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन। तो यहां देखिए स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप लगा है दैट मीन वो भी 5th पोजीशन पे। तो हमें अगर डेफिनेशन, अगर हम नाम याद करें कि 5 मिथाइल यूरेसिल, ये यूरेसिल है, इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे अगर मिथाइल ग्रुप लग गया देन इट इज थायमिन। तो अगर CH3 ग्रुप लगा है इट मीन थायमिन, CH3 ग्रुप नहीं लगा है इसका मतलब यूरेसिल। अब यूरेसिल और इसमें अंतर कैसे? 2 CO है तो यूरेसिल, और अगर एक CO है तो साइटोसिन। देखिए इस एक लाइन से हमने इनके स्ट्रक्चर को और इनके अलग अलग सबको याद कर लिया। ये सारी चीजें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में दी हुई है। इनफैक्ट डायग्राम तो आपके इधर भी दिए हैं, तो उनको स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गया। अब हम आते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड पे। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? यानी कि अगर एक बेस, नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर एक शुगर जुड़े इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, एंड अगर बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड जुड़े तो न्यूक्लियोटाइड। याद कैसे करना है कि हमने इस न्यूक्लियोटाइड को कोरिलेट किया एक पॉलिटिकल पार्टी से जिसका नाम है BSP। तो अब जब हम इसे कोरिलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में सब कुछ एकदम परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। कैसे? कि BSP यानी कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। पहली चीज, ये जो शुगर है ये 5 कार्बन शुगर है, और ये जो 5 कार्बन शुगर है इसके 4 कार्बन तो रिंग में रहते हैं और एक कार्बन आउटसाइड रहता है। तो ये 5 कार्बन शुगर है। अब अगर इस 5 कार्बन शुगर में लेफ्ट साइड पे नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है? बेस। इसका मतलब है इस शुगर में जो 5 कार्बन की शुगर है इसके पहले कार्बन पे लगा होगा बेस, यानी कि बेस लगेगा कार्बन नंबर 1 पे। एक चीज क्लियर। फास्फोरस हमने लिखा है लास्ट में, यानी BSP फास्फोरिक एसिड लास्ट में लिखा है। इसका मतलब है कि शुगर के 5th कार्बन पे लगा होगा फास्फोरिक एसिड। तो 2 चीजें हमें याद हो गई कि शुगर हमारी 5 कार्बन है, लास्ट वाले एंड पे 5th कार्बन पे फास्फोरिक एसिड लगा है, 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस लगा है। अब इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम शुगर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, उसका स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया है। कार्बन नंबर 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 कार्बन है, 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन आउटसाइड। अब ये जो शुगर है, तो थोड़ा सा शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं। शुगर 2 तरह की होगी, यानी कि न्यूक्लिक एसिड भी 2 तरह का होता है, DNA एंड RNA। तो शुगर भी 2 तरह की होगी, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर। तो
तो ये तो चूंकि हमने डीऑक्सीराइबोस बनाई है, ये हमने राइबोस शुगर बनाई है, तो राइबोस शुगर इसलिए पहले बनाई है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल था हमारा दैट वाज आरएनए। आरएनए इनस्टेबिलिटी की वजह से, चूंकि वो इनस्टेबल था और थोड़ा सा एक्टिव था, रिएक्टिव था, उसकी वजह से उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द टाइम आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हुए और फिर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए? पहला जो आरएनए में शुगर था इट वाज राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर का आप देख ही रहे हो, कार्बन नंबर 5 पे लगा है ये फॉस्फोरिक एसिड, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 पे H एंड OH, कार्बन नंबर 2 पे HOH, कार्बन नंबर 1 पे HOH। इन H और OH की वजह से इसमें कई OH यूज हो जाएंगे और कई OH बचे रहेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, ये रिएक्टिव था। धीरे धीरे टाइम के साथ राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस। अब डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी का मतलब है डी मीन रिमूव, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगी। अब ये राइबोस शुगर है। तो नॉर्मली जिस ऑक्सीजन को रिमूवल होता है इसमें, वो कार्बन नंबर 2 वाले से रिमूव होती है, यानी कि ये वाली ऑक्सीजन निकल जाती है। दैट मींस अगर ये राइबोस शुगर है तो डीऑक्सीराइबोस में ये ऑक्सीजन निकल जाएगी और आप ये देखिए कि ये इस तरह से, अब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गई। इसमें जो OH ग्रुप था, जो एक्टिव एक OH ग्रुप था वो निकल गया, तो अब ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। स्टेबल की वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो गई और अब इसमें म्यूटेशन के चांस कम हो गए। नाउ इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, खाली एक ऑक्सीजन के रिमूवल से राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस बन गई। तो ये तो शुगर के बारे में हो गया। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर में, पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं BHP। तो ये हमारा बीच वाला स्ट्रक्चर है शुगर। शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा? नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि बेस पहले लिखा है तो बेस पहले आएगा। और शुगर के 5th कार्बन पे क्या लगा? 5th कार्बन पे लगा फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। यहां से अगर हम ये चले, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड बन गया। ये हमारा बेस था और बीच वाला हमारा शुगर पार्टिकल है। तो शुगर पार्टिकल के 5th पे फॉस्फोरिक एसिड, 1st पे नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए इसमें 2nd वाले कार्बन पे H और OH इस तरह से दिखा रहा है। तो अब अगर हम आगे चलें, इनकी बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं पहले। तो ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मतलब हम ग्लूकोज से टर्म याद करते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? N नाइट्रोजनस बेस से, और ग्लूकोज शुगर से, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड हो गया N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहां देखते हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये शुगर है। शुगर का ये मॉलिक्यूल का जो पार्ट है इट इज आल्सो नोन एज ईस्टर। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना फॉस्फोरिक एसिड और कार्बन 5 यानी कि शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ एक न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी हमने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा। इसी तरह से हमने नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड बना दिया, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। यहां हमने शुगर को C1 2 3 4 5 फॉर्म में लिख दिया। इधर फॉस्फोरिक एसिड लगाए और इधर नाइट्रोजनस बेस लगाए। तो 5th कार्बन से आपका फॉस्फोरिक एसिड लगा था, ये दिख ही रहा है यहां से यहां तक। 1st कार्बन से हमारा बेस लगा था। अब एक फॉस्फोलिपिड, एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है। इन दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो इन दोनों को जुड़ने के लिए एक बॉन्ड चाहिए। वो बॉन्ड कहां कहां बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर का 3rd शुगर से और एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5th कार्बन से। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर मॉलिक्यूल है इसका 3rd कार्बन और एक न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसका 5th कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब यहां हम देखते हैं, यहां बॉन्डिंग 2 तरीके से हो सकती है। इसका ये वाला 5th कार्बन है, ये जो जा रहा है 5th कार्बन, और इसका ये 3rd कार्बन। तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 3rd कार्बन से शुरू होगा और थ्रू फॉस्फोरस
ये होता हुआ फॉस्फोरस से होता हुआ ये चला जाएगा कार्बन पे, तो इट इज गोइंग थ्रू फॉस्फोरस। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, इन दो न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ, एक शुगर का थर्ड कार्बन और एक शुगर का फिफ्थ कार्बन, आपस में इन दोनों के बीच बॉन्ड बना। अब इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, एक फॉस्फोरस अगर एक तरफ के शुगर से बॉन्ड बना रहा था तो उसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो एक इसने इधर बनाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक इसने इधर शुगर से बॉन्ड बनाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड बना अब ये हो गया फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो, क्योंकि इसमें दो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, यानी कि दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है, तो दो शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप नहीं भूलेंगे, बीएसपी याद करेंगे तो आपका भी इसके में कंफ्यूजन नहीं होंगे। बॉन्ड आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया, उसमें कुछ याद करने की चीज नहीं होती है बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जांपल यहां हमने एक शुगर बनाई, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया और वो नाइट्रोजनस बेस फॉर एग्जांपल जैसे कि बुक में दिया है एडेनिन जोड़ा, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट में कई बार पुराने क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे या एम्स के क्वेश्चन में देखेंगे तो कई बार उन्होंने नाइट्रोजनस बेस का नाम तो नहीं पूछेंगे, बहुत कम है, बट न्यूक्लियोसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, तीन चार नाम दे दिए, एडेनिन, एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन, इस तरह से। तो आपको न्यूक्लियोसाइड का नाम और न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा वो भी याद होना चाहिए, तो वो हम यहां देख लेते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि याद कैसे करना है, तो हम इधर बाद में आएंगे, पहले हम ये देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे याद करेंगे। अगर हमने न्यूक्लियोटाइड याद कर लिया और बेस तो हमें मालूम ही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, बेस के नाम हमें मालूम है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के नाम याद कर लें तो बाकी बचे हुए नाम न्यूक्लियोसाइड के हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के नाम के याद करने के लिए जो हमारी सिंपल सी एक ट्रिक है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड को याद करना है तो हमने एक लाइन लिखी कि टाइड से बचने के लिए LIC जरूरी। टाइड मतलब किसी भी चीज की लहर, किसी भी बीमारी की लहर हो सकती है, कोई बहुत तूफान हो सकता है, सुनामी, उसकी टाइड आ सकती है। अभी कोरोना की एक लहर आई थी, पूरा कोरोना सब जगह फैल गया था, कोरोना की लहर हो सकती है। तो एनी काइंड ऑफ टाइड, उससे अगर आपको बचना है, मतलब अगर आपको ये डर है कि भाई ये चीज आने वाली है टाइड, और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, तो आप अपनी LIC कराइए, सो दैट अगर आपको बाई चांस कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो इसीलिए हमने इसको लाइन का यूज किया कि टाइड से बचने के लिए LIC जरूरी। दैट मीन कि न्यूक्लियोटाइड के नाम में लास्ट में LIC आएगा ना। हमें अब बेस के नाम याद हो गए, हमें अब न्यूक्लियोटाइड के नाम भी याद हो गए। अब जो बचे हैं वो सब नाम किसके हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड के। अब हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, इधर वाले एग्जाम्पल पे, कि ये क्या था हमारा, ये हमारा शुगर था, इस शुगर में एक बेस लगा, बेस का नाम है एडेनिन। यहां एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बुक में एडेनिन रखा है। तो एडेनिन जब शुगर के साथ लगा तो ये बना न्यूक्लियोसाइड, और इसका नाम क्या हो गया, देन इट इज नोन एज एडिनोसिन। दिस इज एडिनोसिन। तो न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन। अब अगर हम एडिनोसिन वाले न्यूक्लियोसाइड में ही फॉस्फोरिक एसिड लगा दें, दैट मींस कि अगर हम इस बेस की जगह, ये जो हमने बेस लिखा है, इस नाइट्रोजनस बेस की जगह अगर हम नाम डाल दें, बेस का सीधे नाम लिख दें, यानी कि हम लिख दें एडिनोसिन, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। यानी कि इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक इसमें शुगर हो गई और एक इसमें फॉस्फोरिक एसिड हो गया। नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब इसका नाम क्या होगा, नाउ इट इज नोन एज एडिनाइलिक, LIC लास्ट में आ गया, एडिनाइलिक एसिड। सो हमें ये चीजें याद करने के लिए सिंपल बस इतना याद करना है कि अगर LIC जुड़ गया दैट मीन ये न्यूक्लियोटाइड है, अदरवाइज ये न्यूक्लियोसाइड है, और उसके नाम तो हमें मालूम ही है, सारे नाइट्रोजनस बेस के। अब हम आते हैं एक और चीज है, फॉस्फोलिपिड। वैसे हमने इसको लिपिड में याद कर लिया,
कि फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है, तो उसके अंदर कुछ याद करना नहीं है, बट किताब में इसका दे रखा है। तो फॉस्फोलिपिड विल हैव फास्फोरस, यानी कि जो भी डायग्राम होगा अगर वो पूछता है कौन सा फॉस्फोलिपिड है तो उसके अंदर आपको एक फास्फोरस दिख जाएगा, दैट मींस इट इज फॉस्फोलिपिड, और इसका एग्जांपल है लेसिथिन, ये भी हम पीछे याद कर चुके हैं। एक और चीज आती है जो किताब में दे रखी है एनसीईआरटी में, कोलेस्ट्रॉल, खाली डायग्राम दे रखा है, बट वो डायग्राम से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं हम लोग, हम कंप्लीट बुक को लेके चलेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें कैसे याद करेंगे, लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि कोलेस्ट्रॉल यूजुअली आजकल किसी भी डॉक्टर के पास आपके पेरेंट्स जाते हैं या कोई भी जाता है, कोई भी मिडिल एज मैन जाएगा, तो आमतौर पे वो आपसे यही कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड्स बढ़े हुए हैं हार्ट के लिए, तो हर जांच में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आता है। तो इसके लिए हमने नॉर्मल एक लाइन लिखी कि यूजुअली कोलेस्ट्रॉल यूजुअली ज्यादा होता है, कहीं भी जांच कराएंगे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ही आता है अगर एडल्ट मैन या ओल्ड मैन है। बस इस ज्यादा से हमें इस कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। Z represent the 26th letter of alphabet, A represent the first letter of alphabet, D represent the fourth letter of alphabet, and A again represent the first letter of alphabet. अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 26 प्लस ये 1 ये वाला लेटर ले लिया, यानी कि 27, और ये 27 हो गया कार्बन। तो कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होंगे, 27 कार्बन होंगे। डी रिप्रेजेंट दी 4 लेटर, इसका मतलब है इसके अंदर 4 रिंग्स होंगे। तो हमें रिंग्स भी पता चल गया कि 4 रिंग्स होंगे, 27 कार्बन होंगे। लास्ट में फिर ए आ गया 1 का मतलब है इसके अंदर एक OH ग्रुप लगा होगा। दैट मीन कि अब हमें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी याद हो गया कि 27 कार्बन है, 4 रिंग्स हैं और 1 OH है। तो ये स्ट्रक्चर भी हमने याद कर लिया। अब हम आते हैं मेटाबोलाइट्स पे। मेटाबोलाइट्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हम उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, दे आर ऑल नोन एज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स दो तरह के हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं, दे आर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, यानी कि और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या और बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, प्रोवाइडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो हेल्प करें किसमें, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि नॉर्मल ग्रोथ में जो जो बायोमोलिक्यूल हमारी हेल्प कर रहे हैं वो अगर हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं, दे आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। तो दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल है और हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट और हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन चीजों की बॉडी हमारी बनी है, अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, दे आर ऑल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जो हमें प्लांट से मिल गया, प्लांट से हमें देखिए बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं, प्लांट से कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही हैं जिनका कोई खास रोल अभी तक नहीं पता उस होस्ट में, मतलब जहां से मिल रही है वहां से नहीं पता, चाहे वो प्लांट हो जाए, चाहे वो माइक्रोबियल्स हो जाए, चाहे वो फंगस हो जाए, उनसे कुछ एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो यूजफुल तो है ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन उन अपने होस्ट में, प्राइमरी होस्ट में उनका क्या रोल है, दिस इज नॉट क्लियर। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, रबर प्लांट से मिल रही है, एंटीबायोटिक्स आप देखते हैं माइक्रोबियल से, फंगस से, ऑयल्स प्लांट से मिल रहे हैं, स्पाइसेस मिल रहा है, ड्रग्स मिल रही हैं, सेंट मिल रहा है, ये प्राइमरी हो जिससे मिल रहा है उसमें उनका रोल नहीं पता, बट ह्यूमंस में इनका, ह्यूमन के लिए ये यूजफुल है, दे आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्वेश्चन इस पे भी कई बार आया है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल की एक टेबल एनसीईआरटी में बनी है कि कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस ग्रुप के हैं, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली आप समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। उनका नाम याद कैसे करना है वो हम यहां देखते हैं। नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसको याद कैसे करना है, इसको हमारा एक तरीका है याद करने का, निमोनिक्स है, जिसमें एक टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टीचर जिसका नाम है अलका, कि आप अपने कुछ चैप्टर कंटिन्यू रखिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। एंड व्हाट इज वी आर सेइंग हियर, द निमोनिक इज अलका
कंटिन्यू मोर लेक्चर्स ऑन CNS टॉक्सिन एवरी। अलका, आप अपने लेक्चरों को, आपको अगर 4 लेक्चर अलॉट हुए हैं तो आप अपने लेक्चर्स को और बढ़ा लीजिए CNS टॉक्सिन एवरी को पढ़ाने में बच्चों को। देन हियर A फॉर एल्केलॉइड्स, तो एल्केलॉइड्स के एग्जांपल कौन कौन से हुए हैं? नंबर 1 कोडीन, नंबर 2 M से मॉर्फिन, C फॉर कोडीन। देन आता है L फॉर लैक्टिन्स, लैक्टिन्स का एग्जांपल क्या हो गया? CNS कॉनकैनावैलिन A। यही नीट का क्वेश्चन है, कॉनकैनावैलिन A क्या है? इट इज लैक्टिन, इट इज एल्केलॉइड, इट इज टॉक्सिन, व्हाट इज दिस? तो यहां से हमें देखिए याद हो जाएगा। देन आते हैं थर्ड टॉक्सिन, टॉक्सिन के एग्जांपल क्या है? एब्री यानी कि एब्रिन एंड राइसिन। तो ये हमारा मेटाबोलाइट्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। पॉलीसैकेराइड्स, दे आर एसिड इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। एसिड इनसॉल्युबल है, ये हम देख चुके हैं क्योंकि रिटेंटेट में रहे थे जब हमने देखा था कि ऑर्गेनिक पार्ट को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे अलग करेंगे। तो ये जो चीज क्लोथ था उसके ऊपर रह गए थे, जो एसिड के साथ नहीं गए थे, दैट मीन दे आर एसिड इनसॉल्युबल। दे आर एसिड इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, शुगर मोनोमर्स which are joined by glycosidic। क्यों? क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज होगा तो शुगर वाला पार्ट है, तो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दे आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका जो राइट हैंड रहता है, जो राइट वाला एंड है, दैट इज रिड्यूसिंग, आपको आर से दिख ही रहा है, दिस इज रिड्यूसिंग। और जो लेफ्ट वाला एंड है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं जो हम लोग अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, दे आर ऑल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट इन्यूलिन। अगर आप इन्यूलिन को देखेंगे तो इन्यूलिन एक ओनली ऐसा पॉलीमर है जो फ्रक्टोज का है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, इतना आसान सा क्वेश्चन, फिर भी वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो बस आपको इन्यूलिन याद करना है, बाकी ऑल ग्लूकोज के पॉलीमर है। अब हम सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सुक्रोज जो है, दिस इज डाइसैकेराइड, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। एंड सुक्रोज जो है वो डी रोटेटिंग डाइसैकेराइड है। और ये किस किस का बना है? डाइसैकेराइड मतलब 2 चीजों का, तो एक तो ये ग्लूकोज का बना है और एक ये फ्रक्टोज का बना है। जब हम आगे जाके केमिस्ट्री में इनके स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे लगा रहता है, और जो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा रहता है। और यहां सुक्रोज में जब ये डाइसैकेराइड की फॉर्म में ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनाइट हो रहे हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 को इन्वॉल्व कर रहा है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 को इन्वॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो गए, इस बॉन्डिंग में। इस सुक्रोज को बनाने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों बॉन्ड, दोनों के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज जो है डी रोटेटिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन इसका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है एसिड के अंदर तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपनी अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ग्लूकोज प्लस डी शो करता है 57.5 की ऑप्टिकल एक्टिविटी और फ्रक्टोज माइनस L 92.4 की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। रिजल्टेंट, चूंकि फ्रक्टोज इस पे डोमिनेट हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, जो सॉल्यूशन बनता है, दैट बिकम लीवो रोटेटिंग, एल रोटेटिंग। तो पहले जहां सुक्रोज डी रोटेटिंग था, इसको जब एसिड में सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो सॉल्यूशन जो है वो एल रोटेटिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ फ्रक्टोज। अब इसकी वजह से इस शुगर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि पहले ये डी रोटेटिंग थी, बाद में ये इन्वर्ट मतलब उलट गई सॉल्यूशन में आके और एल रोटेटिंग बन गई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। नाउ हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आते हैं। सारे पॉलीसैकेराइड्स को एक बार में याद करेंगे, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। स्टार्च 2 पार्ट का बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, देन ग्लाइकोजन एंड देन सेल्यूलोज। ये 3 हैं और ये सारे के सारे, अभी हमने देखा था, अभी हमने बोला है इनफैक्ट कि सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो ग्लूकोज के हैं एक्सेप्ट इन्यूलिन। इन्यूलिन फ्रक्टोज का है, तो ये सब ग्लूकोज के हो गए। पॉलीसैकेराइड्स
मतलब कार्बोहाइड्रेट, इनका फंक्शन हमारी बॉडी में एनर्जी देना है। इनको जब बॉडी बर्न करती है, ऑक्सीडाइज करती है, तो उसमें से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई इनको ये जलाया जाता है। तो उसी बेस पे हमने याद किया कि ये जलते हैं, यानी कि ऑल पॉलीसेक्राइड्स आग सी, ये आग जैसे ही हैं, ये जलते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। ऑल पॉलीसेक्राइड्स आग सी बट कूल, सारे पॉलीसेक्राइड आग जैसे हैं, जलते हैं, बर्न होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को जला देते हैं, बट दे आर कूल। इससे हमें इनके सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। कैसे कि देखिए, ए फॉर एमाइलोज, छोटा नेम है तो एमाइलोज पहले आएगा, देन नेक्स्ट ए एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों किसके पार्ट हैं? स्टार्च के। देन जी फॉर ग्लाइकोजन, अब इसके नीचे इसी फॉर्म में एक्चुअली लिखना है, एमाइलोज के नीचे आया एस, यानी कि इट इज सॉल्युबल। पहली चीज ये सॉल्युबल है, दूसरा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। एमाइलोपेक्टिन आई इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल के साथ इट इज ब्रांच्ड। देन ग्लाइकोजन अगेन नीचे आई आ रहा है, इनसॉल्युबल एंड इट इज हाईली ब्रांच्ड। बॉन्डिंग कौन सी है? सब में मेन स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग है अल्फा 1,4, चाहे वो स्टार्च का एमाइलोज हो अल्फा 1,4, एमाइलोपेक्टिन हो अल्फा 1,4, ग्लाइकोजन हो अल्फा 1,4, सबकी मेन में। लेकिन जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है उसमें, ब्रांच वाले पार्ट में 1,6 और यहाँ 1,6, यहाँ तो ब्रांच है ही, स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ अल्फा 1,4 के साथ 1,6 और है, अल्फा 1,4 के साथ 1,6 और है। बट कूल, बट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, बट मीन बीटा 1,4, तो ये, और सी फॉर सेलुलोज, तो सेलुलोज है ही ग्लूकोज का ही, लेकिन सेलुलोज के साथ खास बात क्या है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज बीटा 1,4, और स्टार्च और ग्लाइकोजन में जो बॉन्डिंग थी दैट वाज अल्फा 1,4। नाउ इससे हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं स्टार्च के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्च पे जब आयोडीन डाला जाता है तो स्टार्च का आयोडीन के साथ एक टेस्ट है, तो स्टार्च आयोडीन के साथ एक टेस्ट देता है, लेकिन सेलुलोज नहीं देता। इसको याद क्या, क्योंकि स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, और हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसके अंदर पॉकेट्स बन जाती हैं जिसमें ये ट्रैप कर लेता है आयोडीन को और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन देता है। यहां हम कहते हैं कि स्टार्च जो है मेन पॉलीसेक्राइड है हमारा, और मेन पॉलीसेक्राइड मतलब ये शिप ऑफ द पॉलीसेक्राइड है। इसको याद किया हमने कैसे कि स्टार्च इज मेन शिप अमंग ऑल पॉलीसेक्राइड, सारे पॉलीसेक्राइड्स में जो स्टार्च है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मेन शिप। शिप का मतलब क्या हो गया? एच फॉर स्टार्च, एच फॉर इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आई फॉर आयोडीन को ट्रैप करता है, पी फॉर इनसाइड दी पॉकेट, ये हेलिक्स पॉकेट्स बना लेते हैं जिसके अंदर आयोडीन ट्रैप कर लेता है और उसकी वजह से ये आयोडीन के साथ टेस्ट देता है। सेलुलोज बेसिकली वो हेलिक्स नहीं होता, वो लीनियर स्ट्रक्चर है और वो आयोडीन को ट्रैप नहीं करता क्योंकि उसके अंदर पॉकेट्स नहीं बनते। देन हम आते हैं एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पे जिसका नाम है काइटिन। काइटिन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड which is present in the exoskeleton of arthropods and it is made up of glucosamine and N-acetyl galactosamine। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? पूछा जाता है कई बार व्हाट इज काइटिन, किसका एग्जाम्पल है, काइटिन किसका बना हुआ है? तो काइटिन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। जब आप क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लोग ऑर्थोपोडा ग्रुप को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ उसमें काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, तो वैसे भी आपको याद होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसको याद करने के लिए तरीका क्या है? तो जैसे ही हम ऑर्थोपोडा की बात करते हैं माइंड में आता है जो एग्जाम्पल वो कॉकरोच है। तो जितने फीमेल्स होते हैं, चाहे वो यंग फीमेल्स हो चाहे मदर्स हो, जब वो किचन में जाते हैं और अगर देखते हैं उनके किचन में कॉकरोच है खाने की प्लेट पे या स्लैब पे या गैस के आसपास, तो उसको देख के उनको वोमिट जैसा फील होता है, दैट इज नोन एज गैग। गैग मतलब उनको एक अजीब सा वोमिट जैसा लगने लगता है कि यार कहाँ से कॉकरोच आ गया हम खाने के सामान में। उसी वर्ड को हमने यूज किया। काइटिन कहाँ है ये हमने देख लिया। ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड मतलब कॉकरोच, कॉकरोच को देखते ही क्या हुआ? गैग। गैग का मतलब जी फॉर ग्लूकोसामीन, ए फॉर एसिटाइल, जी फॉर गैलेक्टोसामीन। तो यहां हमने देखा कि काइटिन किसका बना होता है? काइटिन इज मेड अप ऑफ गैग। और इस तरह से हमारा ये स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स खत्म होता है। प्रोटीन और एंजाइम के लिए एक नेक्स्ट सेपरेट क्लास करेंगे सो दैट उसको बहुत डिटेल में अच्छे से कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।